बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था कि सहलग्नता क्या होती है, और एक जो जीन है बेटा उस जीन के ऊपर, सॉरी एक जो गुणसूत्र है बेटा, उस एक गुणसूत्र के ऊपर दो जो जीन होगी जो सहलग्नता दर्शा रही होगी, उनके बीच में सहलग्नता का प्रतिशत कितना होगा, कितना अधिक चांस है कि उनके अंदर सहलग्नता हो, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक दो बातें और आपको ध्यान में रखनी थी, क्या कि जितनी ज़्यादा सहलग्नता होगी उतने ही ज़्यादा जनक के लक्षण आएंगे, और जितनी ज़्यादा सहलग्नता होगी उतने ही कम नए लक्षण आएंगे। ठीक है बेटा, ठीक। अब जो जीन सहलग्नता दर्शा रही है, जो जीन सहलग्नता दर्शा रही है, वो जो जीन है वो कैसे उपस्थित होती है, तो आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सहलग्नता दर्शाने वाली जीन कैसे उपस्थित होती है। ठीक है, तो इस बात को यहां लिख देते हैं कि सहलग्नता दर्शाने वाली जीन की उपस्थिति। ठीक है बेटा, सहलग्नता दिखाने वाली जो जीन है वो कैसे उपस्थित होती है, आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस करेंगे अपन। ठीक, ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए। पहली बात तो आपको अब तक ये तो क्लियर हो चुका होगा कि सहलग्नता दर्शाने वाली जो जीन होगी, यानी मान लीजिए दो जीन है जो सहलग्नता दर्शा रही है, तो वो दोनों जीन जो है वो एक ही गुणसूत्र पे होगी। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं सर, ये तो बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक, तो अगर ये जो जीन है, अब आपको पता है, मान लीजिए एक जीन है ए, उसकी एक एलील है स्मॉल ए, दूसरी जीन है मान लो बी, उसकी दूसरी एलील है स्मॉल बी। ठीक है, तो अगर दोनों प्रभावी वाली जो है वो एक ही तरफ प्रेजेंट है, दोनों प्रभावी वाली एक ही और उपस्थित है, यानी ये जो प्रेजेंटेशन है, सपोज करिए बेटा वो ऐसा हो, कैसा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों एक तरफ हो और स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों एक तरफ हो, यानी प्रभावी वाले एक तरफ हो और अप्रभावी वाले एक तरफ हो, तो इस प्रेजेंटेशन को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम सिस नाम से जानते हैं। तो सिस अरेंजमेंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिस अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा सपोज करिए कि ये जो उपस्थिति है, मान लीजिए ये जो दो गुणसूत्र है इन पर जो उपस्थित जीन है कैपिटल ए वाली हो तो इधर स्मॉल ए होगी, इधर कैपिटल बी ना आकर के स्मॉल बी आ जाए और इधर कैपिटल बी आ जाए। इधर कैपिटल ए के नीचे यहां पे क्या थी बेटा, दोनों कैपिटल कैपिटल, यानी दोनों प्रभावी एलील एक साइड थी और अप्रभावी एक साइड थी। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, एक जीन की एक प्रभावी एलील एक तरफ है और दूसरे की अप्रभावी उसकी तरफ है, तो इस प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर दोनों प्रभावी वाली एक साइड हो तो सिस अरेंजमेंट, या ऐसा भी बोल लो दोनों अप्रभावी वाली एक साइड हो तो सिस अरेंजमेंट, और एक प्रभावी एक अप्रभावी वाली एक तरफ हो और दूसरी प्रभावी एक तरफ हो तो उसको हम ट्रांस अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वो जीन जो है जो कि सहलग्नता दर्शा रही है, उनका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है। ठीक है, मान लो हमें पता नहीं है, हमने कहा कि भाई एक्स और वाई जीन जो है वो सहलग्नता दर्शा रही है, उनका अरेंजमेंट हमें नहीं पता है तो हम दोनों मान के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन वो खुद आगे से बोल दे कि भाई ऐसा अरेंजमेंट है, तब फिर हम उस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब सहलग्नता जो होती है सर कितने टाइप की होती है, तो बेटा सहलग्नता जो है, जो लिंकेज है वो दो प्रकार की होती है। लिंकेज जो है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, दो प्रकार का जो होता है, एक तो होता है संपूर्ण लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, संपूर्ण सहलग्नता, और दूसरा होता है अपूर्ण सहलग्नता। ठीक, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज और उसको हम बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज।
इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहां ध्यान दीजिए बेटा कि ये जो संपूर्ण सहलग्नता होती है इसमें क्या होता है, इसमें 100% जो लक्षण आएंगे संतति में वो जनक के आएंगे, नया लक्षण बिल्कुल भी नहीं आएगा। भाई पूरी की पूरी ही सहलग्नता हो गई, इसका मतलब दो जीन जैसी थी वैसी की वैसी उठ के जनक में आ गई है, तो वैसी की वैसी जनक से उठ के संतति में आ गई, तो वैसी की वैसी प्रदर्शित होगी कि नहीं होगी जनक में, बिल्कुल होगी। तो वहां पर आपको 100% लक्षण जो है वो किसके देखने को मिलेंगे, जनक के देखने को मिलेंगे। लेकिन अपूर्ण सहलग्नता जो होती है उसमें 100 से कम कुछ भी हो सकता है, वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अपूर्ण सहलग्नता में इसमें बेटा 100% से कम जनकीय लक्षण आते हैं, ठीक है। अब ये जो संपूर्ण सहलग्नता है भैया, बहुत ही आपने मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा कि उसके मम्मी पापा जैसे हैं बच्चा एग्जैक्ट वैसा हो जाए, बहुत रेयर है। तो इसीलिए यह बहुत कम पाया जाता है। और ज्यादातर आपको ये देखने को मिलता है, तो ये अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। उसके बाद बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, ये जनरली जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो नर ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला वही ड्रोसोफिला जो जिसका चयन जो है मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए किया था, उसमें आपको ज्यादातर संपूर्ण सहलग्नता देखने को मिलती है। और इसका एग्जाम्पल हम हो सकते हैं, मानव ले लो आप, हमारे अंदर कभी भी पूर्ण सहलग्नता नहीं होती है, अपूर्ण सहलग्नता ही होती है, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सहलग्नता हुई है कि नहीं हुई है? तो मैं बोलूंगा बेटा कि सहलग्नता हुई है या नहीं हुई है उसको ज्ञात करने का एक ही तरीका है, क्या? तो हेडिंग सब हेडिंग आती है अपनी, क्या? सहलग्नता ज्ञात करने का सहलग्नता ज्ञात करने का मेथड। तो बेटा आप लोगों को हल्का फुल्का पता होगा कि हमने क्या किया था, हमने किया था सर कैपिटल आर कैपिटल वाई की क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई से करवाई थी। F1 पीडी में हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई मिला था, ये मिला था ना द्विसंकर के अंदर, आपने ये देखा था, है ना। फिर हमने क्या किया था, इसकी क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई से करवाई, और इसी को आपको पता हो तो हमने टेस्ट क्रॉस बोला था। जी सर याद आ रहा है। और इसका रेशियो क्या आया था, 1:1:1:1:1, ऐसा कुछ रेशियो आया था। ये रेशियो में कब मिल रहा था, तब जीन जो है वो अलग अलग गुणसूत्र पे थी। ये रेशियो में कब मिल रहा था, जब जीन अलग अलग गुणसूत्र पे थी। लेकिन बेटा अगर वो जीन एक ही गुणसूत्र पर होगी तो उसका रेशियो जो है 1:1:1:1 नहीं आएगा। ये हमें कब मिल रहा था, जब जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हो, ठीक है भाई। यही तो मिल रहा था, स्वतंत्र अपव्यवन जहां लागू हो रहा था वहीं 1:1 मिल रहा था, ठीक। लेकिन बेटा अगर जीन एक ही पे होती, जीन जो है वो एक ही गुणसूत्र पे होती, तब हमें रेशियो जो है 1:1:1:1 नहीं देखने को मिलता। तो तब हमें क्या देखने को मिलता है, तो सहलग्नता दर्शाने वाली जो जीन होगी, सहलग्नता वाली जीन जो होगी बेटा, अगर हम उसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो उसका जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा उसमें इधर की साइड, दोनों की जो बाहर साइड है ना, वो हो गया जनकीय लक्षण, जनकीय लक्षण अपॉन नए लक्षण
रेशियो नए लक्षण रेशियो जनकीय लक्षण। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इससे आप पता कर सकते हो क्या कि जो जीन सहलग्नता दर्शा रही है उनमें हमें जो रेशियो देखने को मिलेगा वो 1:1:1:1 देखने को नहीं मिलेगा। अब क्योंकि जनकीय लक्षण बढ़ेंगे तो ये मान लीजिए 7 आ गया, नए लक्षण 1 आ गया, नए लक्षण 1 आ गया, ये 7, तो 7:1:1:7 देखने को मिल सकता है, या फिर 9:1:1:9 देखने कुछ भी देखने को मिल सकता है। इन जनरल हमें 7:1:1:7 देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि सर नए लक्षण ज्यादा है, सॉरी जनकीय लक्षण ज्यादा है, जनकीय लक्षण ज्यादा है और नए लक्षण कम है। नए लक्षण क्या है बेटा? कम है नए लक्षण, ठीक है। इसका मतलब यही ना कि नए लक्षण जो है वो क्या है? कम है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तब हम बोल देंगे क्या कि जो जीन है उसमें क्या हो रही है सर, उस जीन के अंदर सहलग्नता है, वो सहलग्नता दर्शा रही है, तभी हमें 1:1:1:1 ना मिल करके कुछ और मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या? जी सर। अब सवाल कैसे आते हैं? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक सवाल आ गया, क्या कि कैपिटल ए पादप की संकर स्मॉल ए स्मॉल बी पादप से कराने पर F2PD में निम्नलिखित का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सर ये वाला सवाल तो बहुत आसान है। क्या इस सवाल एक्चुअली ये जो सवाल है इस सवाल को मैं दो तरीके से करवाऊंगा। पहला, मैं इस सवाल को ऐसा ही जैसा लिखा हुआ है वैसे ही सोल्व करके देख रहा हूं। तो जैसे ही लिखा हुआ है अगर इसी तरीके से हम सोल्व करते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी की क्रॉस स्मॉल बी से करवाएंगे। तो F1PD में आपको कैपिटल ए कैपिटल बी मिलेगा। और जब आप इसकी सेल्फिंग करवाओगे तो आपको 9:3:1 देखने को मिलेगा। और अगर आपसे इसका परसेंटेज पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर दोनों कैपिटल है, आपने बोला था कैपिटल के नीचे 1 लिख देना, इनटू ये भी 1 है तो 1, तो ये आ जाएगा 1/16 × 100, ठीक है, जो भी आएगा। ये बेटा क्या है सर, आपने बोला था हेट्रोजाइगस के नीचे 2 लिख देना, इनटू इसके भी 2 लिख देना, तो 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, तो 4/16 × 100। सर ये 16 कहाँ से लेके आए? तो बेटा इसके लिए आप डायहाइब्रिड वाला जो वीडियो है उसको वापस देखो। और ये वाला आ गया मान लो, तो ये क्या है 1, ये इंटू 1 और 1/16 × 100, ये इसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन समस्या मैं क्रिएट करता हूँ। मैं क्या बोलूँ? मैं बोल दूँ बेटा कि जीन, अब मैंने एक कंडीशन रख दी, क्या कि जीन ए तथा बी संलग्नता दर्शाती है तथा F1PD में सिस अवस्था में उपस्थित है, सिस अवस्था में उपस्थित है। तो अब नया सवाल बन गया, सर ऐसा सवाल आया तो डायहाइब्रिड के हिसाब से हो गया। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है बेटा कि ऐसा सवाल जब आ जाए, एक सेकेंड, ऐसा सवाल जब आ जाए तो उसको हमें कैसे करना है, आइए ऊपर उसके बारे में बात करते हैं। जब भी ऐसा सवाल आ जाए इसका मतलब यह है कि यह सहलग्नता वाला सवाल है, तो इसको अपन नॉर्मल तरीके से करेंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सहलग्नता वाले सवाल को कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें ऐसे गुणसूत्र बना लेना है। तो यहां कौन सा है? कैपिटल ए, इसकी क्रॉस कैपिटल बी, इसकी क्रॉस करवाई गई स्मॉल ए स्मॉल बी, और इधर भी स्मॉल ए और स्मॉल बी। जब आप क्रॉस करवाओगे तो आपके सामने दो ही प्रकार के युग्मक दिखाई देंगे बेटा। एक तो इससे या तो ऐसा हो सकता है या दूसरा अलग हो सकता है या वैसे ही हो सकता है, वैसे ही हो सकता है। इससे एक ही तरह का युग्मक आएगा, कैसा? कैपिटल ए कैपिटल बी।
और इससे एक ही तरह का युग्मक आएगा। अगर आप कोई से में दोनों में से कोई सा भी लोगे तो वो एक जैसे ही आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। और जब इनकी संकर होती है, जब इनकी संकर होती है तो क्या आता है? तो सर जब इनकी संकर होगी तो इधर आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी और इधर आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब सर F1 पीढ़ी ये जो बनी है इसमें ये पादप कैसे उपस्थित है? तो मैं बोलूंगा बेटा ये जो पादप है ये क्वेश्चन बोल रहा है सिस फॉर्म में, मतलब इसी फॉर्म में उपस्थित है। अब जब आप इसी के साथ संकर करवाओगे तो क्या होगा? सर ये जो अब संकर बनेगी, अब नॉर्मली जो बच्चा होता, क्योंकि F1 पीढ़ी में जो प्लांट बना है वो बन कैसा रहा है एक्चुअली में, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे ही तो दिख रहा है। और ये भी कैसा दिख रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे ही दिख रहा है। और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा देता और इसका आंसर निकालता डायहाइब्रिड से, तो वो गलत हो जाता। क्यों गलत होता बेटा? क्योंकि यहां पर जो जीन है वो संलग्न है, तो हमें क्रोमोसोम बनाकर ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, एक युग्मक जो आएगा वो कैसा आएगा, यहां से सर कैपिटल ए कैपिटल बी वाला आएगा, और इससे सर इससे स्मॉल ए स्मॉल बी वाला आएगा। ठीक, इससे कैपिटल ए कैपिटल बी वाला आएगा, इससे स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी आपके सामने एक पादप से दो ही तरह के युग्मक बनेंगे, ठीक है, और दूसरे से भी दो ही तरह के। अब सपोज करिए बेटा इसका निषेचन जो है वो इसके साथ हो गया, तो कैसा बनेगा? सर कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा। और सपोज करिए बेटा इसका निषेचन जो है वो इसके साथ हो गया, तो स्मॉल ए, एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं ना, सारे ही मिटा रहा हूं मैं एक बार। चलिए इधर देखिए, तो बेटा इससे जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, इससे स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा। ठीक है, ये एक पादप इस पादप का बन गया। अब चलिए दूसरे पादप का देखते हैं। इससे सर कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा और इससे सर स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप पीछे वाले लेक्चर को देखिए जहां मैंने बताया था कि जब भी युग्मक का निर्माण होता है समजात गुणसूत्र आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो आपको बस ये चार ही टाइप के युग्मनज देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि लग कैसा रहा है? सर लग तो डायहाइब्रिड क्रॉस रहा है, लेकिन डायहाइब्रिड जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जीन क्या दर्शा रही है? संलग्नता। तो आइए अब रिजल्ट देखते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कितने परसेंट होंगे? तो ध्यान से देखिए, टोटल 4 बने हैं, उसमें से एक ऐसे होंगे। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? सर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 25%। सेकंड देखिए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये कितना परसेंट आएगा? 50%। तीसरा स्मॉल ए स्मॉल बी, बेटा ये कितना आएगा? सर ये आएगा 25%। ठीक है बेटा, आया क्या समझ में? हाँ सर, है ना। अगर मान लीजिए बेटा आप जो है वो इसको उस तरीके से सोल्व करते हैं, किससे? सर हम अगर मान लीजिए डायहाइब्रिड वाले तरीके से सोल्व करते हैं तो क्या होता? तो ध्यान से देखिए, आपका कैपिटल ए कैपिटल बी जो है आप लिखते इसके नीचे 1, इंटू करते इसके नीचे 1, तो 1/16 लिखते, इंटू 100 करते, तो ये कभी भी 25% नहीं आता बेटा, तो आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपने तो डायहाइब्रिड के हिसाब से किया है, लेकिन वो तब लागू होता है डायहाइब्रिड वाला जब जीन जो है वो अलग अलग गुणसूत्र पे हो। यहां जीन एक ही गुणसूत्र पर है। ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है क्या कि सर यहां तो प्लस स्मॉल वाई स्मॉल आर दिखा रखा है, ये क्या है सर? ये क्या कर दिया है? तो ध्यान से देखिए बेटा, मॉर्गन ने जो उसने संलग्नता बताई थी उसके लिए जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने किसका यूज किया था? भाई डोमिनेंट जो होता है, प्रभावी जो होता है,
उसके लिए उसने क्या, प्लस का साइन यूज किया, ठीक है। और उसने नॉर्मली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी एक जीन एक साथ, दूसरी जीन एक साथ, ठीक। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने जीन को कैसे रिप्रेजेंट किया, अगर आप ध्यान से देखो तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर संलग्नता दर्शा रही तो ऐसे ही प्रेजेंट होगी। तो उसने क्या किया, एक गुणसूत्र की जीन को एक साथ रखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्लैश दूसरे की अलग को स्मॉल आर स्मॉल वाई। या क्योंकि उसने डोमिनेंट को प्लस से दिखाया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस प्लस और स्मॉल आर स्मॉल वाई। या एक और तरीका क्या हो सकता है, आप इसको प्लस प्लस लिख दो और इसको माइनस माइनस लिख दो। क्लियर है क्या, तीनों तरीके क्लियर है क्या आपको, एक बार ध्यान से देखो भाई। मॉर्गन जो है वो 3 तरीके से इसके बारे में बता रहा है। कौन कौन सा तरीका, उसने कहा कि पहली बात तो हम वैसे नहीं लिखेंगे जैसे अभी तक लिखा हुआ आ रहा था, हम तो एक गुणसूत्र के हिसाब से लिखेंगे। तो पहले हम एक गुणसूत्र की सारी एलील लिखेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर दूसरे की लिखेंगे, ठीक है। तो 3 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉर्गन के हिसाब से। कौन कौन सा तरीका, तो मैं यहीं पे लिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना, इधर ही है ना। मॉर्गन अनुसार है ना, तो मान लीजिए ये समजात गुणसूत्र है और इस समजात गुणसूत्र पे 2 जीन उपस्थित है। एक कौन सी है, कैपिटल वाई, और दूसरी इस साइड जो डोमिनेंट है वाली, दूसरी जीन की जो डोमिनेंट एलील है वो मान लीजिए कैपिटल आर है। इधर स्मॉल आर और उल्टा लिख दिया, स्मॉल वाई और इधर स्मॉल, ठीक है। अब हम होते तो कैसे लिखते, तो सर अभी तक हम जो लिखते हुए आए वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे ही लिखते हुए आए, है ना। हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ही तो लिखते हुए आए। लेकिन मॉर्गन ने ऐसे नहीं लिखा बेटा, जो मॉर्गन था उसने अलग अलग तरीके दिए। उसने कहा पहले एक काम करो, एक वाले गुणसूत्र की एलील एक साथ लिख लो। तो हमने बोला कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर उसने कहा स्लैश लगाओ, फिर दूसरे वाले की लिखो स्मॉल वाई स्मॉल आर। एक तरीका उसने ये दिया। दूसरा तरीका उसने क्या दिया, उसने कहा कि यार डोमिनेट को क्यों लिख रहे हो, इसकी जगह तो प्लस लगा दो। तो जहां जहां डोमिनेट एलील है वहां उसने प्लस लगा दिया। तो कैपिटल वाई की जगह प्लस आ गया, कैपिटल आर की जगह प्लस आ गया, फिर स्लैश लगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आर वाई स्मॉल आर। एक और तरीका ये हो सकता है कि डोमिनेंट की जगह प्लस लगा दो और जो रिसेसिव है उसकी जगह माइनस लगा दो। तो ये 3 तरीके जो है वो मॉर्गन के सवाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये जो दे रखा है इसको सबसे पहले तो आप क्या करोगे, गुणसूत्र पे उतारोगे। तो ये एक गुणसूत्र है सर, ये दूसरा गुणसूत्र है, ठीक है। सबसे पहले सर हम इसको इस पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस नहीं, एक सेकंड रुकिए बेटा, छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई, अपन इस वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ही पादप है, एक पादप है। तो इसका मतलब इसके गुणसूत्र 2 अलग होंगे और ये अलग पादप है तो इसके 2 गुणसूत्र अलग होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले मैं क्या करूं, इस वाले गुणसूत्र यानी ये वाला जो गुणसूत्र है ना, ये वाला शेप कहां गई, डॉट वाली शेप बना देते हैं। ये वाला जो है ना, ये यहां बना रहा हूं और ये वाला जो है इसको मैं इस पे बनाऊंगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें स्मॉल वाई है और दूसरा स्मॉल आर है, ठीक है। अब इसमें प्लस प्लस है, इसका मतलब प्लस यानी डोमिनेंट, और आर का भी प्लस है, इसका मतलब डोमिनेंट। ये ऐसा होगा। ये कैसा होगा सर, इसकी क्रॉस हो रही है इसके साथ, तो इसमें भी सेम वही करूंगा क्या कि भाई ये वाला जो गुणसूत्र है इसको मैं इस पे बना रहा हूं और ये वाला जो गुणसूत्र है इसको मैं इस पे बना रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये स्मॉल वाई है और ये स्मॉल आर है, ये प्लस दे रखा है, इसका मतलब कैपिटल वाई है, और यहां स्मॉल आर दे रखा है, इसका मतलब स्मॉल आर है, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात, यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से देख एक बार, इस वाली चीज को रिलेट कर और फिर ध्यान से देख। हाँ सर समझ में आ गई, तो अब तेरे को एक चीज और समझ में आ गई होगी कि भाई युग्मक जो बनेगा
इससे जो युग्मक बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, और इससे जो बनेगा वो बनेगा कैसा, स्मॉल वाई स्मॉल आर वाला। ठीक है, इसकी संकर करवानी है हमें किसके साथ सर, इसकी इसके साथ, किसके साथ, ये वाला जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल वाई स्मॉल आर, और ये वाला जो बनेगा वो स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो जब इसका इसके साथ निषेचन होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने परसेंट होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर पूरा में देखो, आपको आप नोटिस करोगे बेटा कि एक ही जगह ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहले का आंसर कितना आएगा सर, पहले का आएगा 25%। दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर सर एक ही देखने को मिल रहा है, तो कितना परसेंट सर, इसका भी आंसर आएगा 25%। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से हम संलग्नता दर्शाने वाली जीन के साथ डील करते हैं। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर हम जो सामान्य तरीका फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। यहां पर हम जीन को पहले कहां पे दिखाएंगे, गुणसूत्र पे दिखाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा हमें दिखता जाएगा वैसे वैसे हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आया क्या। चलिए, अब मॉर्गन ने, एक सेकेंड, और कोई सवाल है क्या, नहीं और कोई सवाल नहीं। चलिए, तो ये था क्या, संलग्नता के बारे में। अब मॉर्गन ने संलग्नता के बारे में बहुत सारी बातें बोली जो हमने पढ़ी अभी तक। ठीक है, लेकिन इसी संलग्नता का यूज करके जीन जो है, जो कि एक गुणसूत्र पे उपस्थित है, उनके बीच में दूरी कितनी है, इस बात का पता किसने लगाया था, उनके एक स्टूडेंट ने लगाया था, जिस कॉन्सेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं, जीन मैपिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम क्या, जीन मैपिंग। जीन मैपिंग क्या होता है, तो सहलग्नता दर्शाने वाली जीन की गुणसूत्र पर उपस्थिति, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ये दो समजात गुणसूत्र है और इनके ऊपर एक्स और वाई जीन है, ये मान लीजिए एक्स है और ये है वाई, तो ये एक्स और वाई जीन कितना दूर होंगे, क्या बिल्कुल पास पास होंगे, क्या दूर दूर होंगे, और दूर होंगे तो इनके बीच में दूरी कितनी होगी, इन सारी बातों को हम कहां पढ़ेंगे, जीन मैपिंग में पढ़ेंगे। बेटा जीन मैपिंग जो है वो किसने दिया था, तो ये दिया था मॉर्गन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टूटवेंट, इसने दिया था बेटा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसने दिया था। और उसने क्या कहा था कि दो जीन जो है, अब भाई दूरी को ज्ञात करना है तो दूरी की कोई न कोई इकाई होगी कि नहीं होगी। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो 2 दूरी है 4 दूरी है, कुछ न कुछ यूनिट तो लगानी पड़ेगी कि 2 मीटर दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है ना, कोई न कोई इकाई तो होगी। तो दो जीन के बीच में दूरी को मापने के लिए जो इकाई होती है जिसका यूज करते हैं वो क्या होती है, सेंटीमॉर्गन होती है। क्या होती है, सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन में हम मेजर करते हैं। अब अल्फ्रेड स्टूडवेंट जो थे, इनके टीचर का नाम क्या था, मॉर्गन, तो इन्होंने जो अपनी खोज की वो किसको समर्पित कर दी, अपने टीचर को, कि भाई हम यूनिट भी आपके नाम से ही मेजर करेंगे, सेंटीमॉर्गन के नाम से मेजर करेंगे। ठीक है, अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि जीन के बीच में दूरी कितनी है, तो जीन के बीच में दूरी निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, पहले एक बात ध्यान से सुनिए कि एक रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमेशा बराबर होगी एक सेंटीमॉर्गन
कब तक? जब तक कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 50% तक ना पहुंच जाए। यानी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 50% ही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। अब सर ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो मैं बोलूंगा बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? विनिमय बोलते हैं, या फिर इसी को हम पुनर्संयोजन भी बोल सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट टर्म नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि पुनर्संयोजन जो है, भाई आपने पढ़ा होगा, कहां पे पढ़ा है सर हमने? आपने जब मियोसिस पढ़ा होगा तो मियोसिस के अंदर प्रोफेस, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के अंदर आपने पैकाइटिन अवस्था पढ़ी होगी, जहां पे यहां का गुणसूत्र पदार्थ जो है वो उठ के उधर चला जाता है, उधर का इधर आ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विनिमय। और जैसे ही विनिमय होगा उससे नया डीएनए बनेगा, जिसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन, या इसी को हम पुनर्संयोजन बोलते हैं। तो पुनर्संयोजन, नया डीएनए बना है तो नए लक्षण आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर। तो जितने नए लक्षण आएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? विनिमय हुआ होगा, उतना ही ज्यादा नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई नए लक्षण कितने हैं, या फिर नए जीव कितने हैं अपॉन टोटल लक्षण कितने हैं, या मैं ऐसा बोलूं टोटल जीव कितने हैं, इनटू 100। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगी? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी उतना ही क्या होगा? सेंटीमॉर्गन। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 सेंटीमॉर्गन। कब तक? जब तक कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50 ना आ जाए। 50 के बाद ये वाली बात लागू नहीं होगी। ठीक है। दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते हो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी? तो सर हम टेस्ट क्रॉस से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो टेस्ट क्रॉस? तो आपने टेस्ट क्रॉस रेशियो देखा था अभी, क्या कि जनक के लक्षण रेशियो, नए लक्षण रेशियो, नए लक्षण रेशियो, जनक के लक्षण। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? इनको जोड़ लो, इनको जोड़ करके यहां ऊपर रख लो, मान लो ये x आया, और फिर सबको जोड़ लो। फिर क्या करो? सबको जोड़ लो, ये टोटल हो गया, और ये मान लो y आया, वो यहां रख दो, इनटू 100 कर दो। ये भी एक तरीका है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का। ठीक है, चलिए कुछ सवाल देखते हैं तो उससे और आसानी से समझ में आएगा हमें। ठीक, चलिए ये आपके सामने कुछ सवाल है। बोल रहा है जीन ए तथा बी के मध्य 40% विनिमय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, क्या जितना विनिमय उतना ही क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो जीन ए और बी जो है, मान लीजिए वो एक ही गुणसूत्र पे है, ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच में जो है 40% विनिमय, यानी रिकॉम्बिनेशन, नए लक्षण जो आते हैं मान लीजिए 40% आते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी दे रखी है? 40% दे रखी है। और बोल रहा है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? तो एक रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर होती है, तो 40 किसके बराबर होगी? 40 के, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, ठीक। दूसरा, जीन ए और बी के बीच में बोल रहा है बेटा एक गुणसूत्र है, उस पर जीन ए है और दूसरी जीन बी है, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 30 सेंटीमॉर्गन। तो बोल रहा है दोनों की दूरी इतनी है, एक सेकेंड, तो दोनों जीन के मध्य विनिमय होगा, दोनों जीन के मध्य विनिमय होगा। तो कितना होगा भाई? 1 सेंटीमॉर्गन जो है वो बराबर है एक रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के, तो 30 सेंटीमॉर्गन जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? 30% के। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या विनिमय का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, ये बेसिक सवाल है। आइए थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं अपन। चलिए इस टाइप का करते हैं, है ना। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी गुणसूत्र पर 5 जीन उपस्थित है, ए बी सी डी ई, और बोला है ए और डी के बीच में 40% विनिमय होता है, डी और सी के बीच में 20% होता है, ए और सी के बीच में 20% होता है, सी और ई के बीच में 10% होता है, डी और ये क्या है? ई है ना, हाँ डी और ई होगा।
डी और ई के बीच में 30% होता है, तो जीन का गुणसूत्र पर उपस्थित क्रम बताइए कि कैसे अरेंज है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको एक लाइन खींच देनी है, उसको हम मान लेंगे गुणसूत्र, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जितने भी डेटा दे रखे हैं उसमें से सबसे बड़ा वाला डेटा उठाना है। सबसे बड़ा वाला डेटा कौन सा है सर? सबसे बड़ा वाला डेटा है ए और डी। इससे बड़ा कोई है क्या? नहीं। इसका मतलब ए और बी का डी का जो डेटा है वो सबसे बड़ा है। तो बोल रहा है ए और डी के बीच में 40% विनिमय होता है। अब 40% हो रहा है, इसका मतलब दूरी कितनी होगी? 40 सेंटीमोर्गन। तो मान लो बेटा यहां पर क्या है? ए है और यहां पे क्या है? डी है, ऐसे मान लेंगे हम। और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 40 सेंटीमोर्गन, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है अब आपने सबसे बड़ा वाला सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, है ना। तो अगला बोल रहा है डी और सी के बीच में 20% है। डी और सी के बीच में 20% है, यानी डी और सी जीन जो है वो कितना दूर होगी? जितने परसेंट विनिमय उतनी ही दूरी, तो 20 सेंटीमोर्गन होगा। तो डी और सी, तो बेटा दो पॉसिबिलिटी बन रही है, सी यहां पर भी हो सकता है और सी यहां पर भी हो सकता है। ये भी कितना है? 20 सेंटीमोर्गन, और ये भी कितना है? 20 सेंटीमोर्गन। कहीं पे भी हो सकता है, अभी हमें पता थोड़ी ना है, वो तो हम सवाल जैसे जैसे सोल्व करेंगे वैसे वैसे एक पॉसिबिलिटी कटती जाएगी। चलिए ये हमने प्रेजेंट कर दिया, ये कर दिया। अब आगे ए और सी के बीच में 20% है। मान लीजिए बेटा मैं सी को यहां रखता हूं, तो क्या ए और सी के बीच में 20% पॉसिबल है क्या? नहीं सर, 40 तो यही हो गया और 20 ये जोड़ा तो 60 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सी जो है वो यहां पर उपस्थित नहीं होगा। इसका मतलब मैं इसको काट दूंगा, और काटने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे रफ कॉपी में इसको काट देना है। इसका मतलब एक चीज कंफर्म होगी कि सी यही है। तभी ए और सी के बीच में कितनी दूरी हो सकती है? 20 सेंटीमोर्गन, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अगर हम यहां रखेंगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी और ई के मध्य 10% है। सी और ई के मध्य, तो वापिस ध्यान से देखिए, वापिस दो पॉसिबिलिटी आ रही है अपने, क्या कि सी और ई जो है, ई यहां पर भी हो सकता है और ई यहां पर भी हो सकता है। दूरी यहां पर भी 10 सेंटीमोर्गन रहेगी और यहां पर भी 10 सेंटीमोर्गन रहेगी, ठीक है। चलिए अभी हम आगे उस पॉसिबिलिटी में से एक को हटा देंगे, कैसे हटाएंगे वो तो बाद में देखेंगे। फिर बोल रहा है डी और ई के मध्य 30% विनिमय होता है। डी यहां है, ई, अब आप सोच के देखो, सी और डी के बीच में 20 सेंटीमोर्गन की दूरी है, उसमें से अगर ई यहां होगा 10% पे 10 सेंटीमोर्गन पे होगा, तो बची हुई दूरी क्या होगी? 10 होगी। तो क्या क्वेश्चन में 10 बोला है क्या? नहीं बोला है। इसका मतलब सर ये वाली पॉसिबिलिटी सही नहीं लग रही है, और जो सही नहीं लग रही है उसको उड़ाते चले जाएंगे, तो इसको हटा दो। अब जैसे ही हमने इसको हटाया, क्या हमारी दूसरी वाली पॉसिबिलिटी सही है क्या? उसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए उसको चेक करते हैं। तो 20 तो ये हो गया, अगर ई यहां होगा तो 10 ही है, तो टोटल कितना हो गया? 30। और क्वेश्चन में भी कितना बोला है सर? 30 ही तो बोला है। तो इसका मतलब ई जो है वो कहां पे प्रेजेंट होगी बेटा? सर ई यहीं पे होगी, ठीक है। तो ए आ गया, एक और कौन आया? बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, चलो तो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन से बी को ही हटा देते हैं, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन सही हो गया। तो ए आ गया, ई आ गया, सी आ गया और डी आ गया, ठीक है। अरेंजमेंट हो गया सबका। अब ऑर्डर क्या निकलेगा? तो बेटा ऑर्डर जो है ना, क्या ऑर्डर, क्या क्रम आएगा? तो बेटा यहां पे दो क्रम आ सकते हैं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ए, ई, सी और डी, है ना। और अगर आप नीचे से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर डी, सी, ई, ए। तो जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में दो में से कोई एक ही चीज दी जाएगी, और अगर दोनों दी जाएगी, अगर दोनों दी जाए तो फिर बोथ का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा टेंशन मत लो कि सर मैं ऊपर से देखूं या नीचे से देखूं। आपको दो में से कोई एक ही ऑप्शन गिवन होगा, या तो ये होगा तो ये नहीं होगा, या ये होगा तो ये नहीं होगा, या फिर दोनों होंगे। तो फिर वो खुद बोलेगा कि ए, बी, बोथ, तो बोथ आंसर जाएगा, ठीक है। आया क्या समझ में? क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ो, फिर उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, वैसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। पॉसिबिलिटी को अपने मन से मत लगा देना कि यहाँ है यहाँ है, तो एक काम करता हूं यहां रख देता हूं, नहीं।
आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेनी है, अपने आप आगे क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी कट जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल आपके सामने ये रहा। कौन सा सवाल है? बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में दी गई जानकारी अनुसार उत्तर दे। ये आपको सारणी दे रखी, जीन दे रखी, ए और एफ, एफ और डी, डी और ए, डी और ई, ए और ई, ए और ई। चलिए हाँ, चलिए ए और ई दे रखा है आपको, है ना। तो बोल रहा है जीन ई और एफ के मध्य दूरी होगी। आपको अब दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी तो हम सर तब ज्ञात कर पाएंगे ना जब हम इन जीन को अरेंज कर पाए। हाँ, तो मैंने कहा बेटा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्या? सबसे पहले तो ऐसे लाइन खींच दो। हाँ सर, खींच दी। उसके बाद सबसे बड़ा वाला पकड़ो। सबसे बड़ा वाला क्या है? ए और एफ। तो मैंने क्या किया? ए को यहाँ रख दिया और एफ को यहाँ रख दिया। नहीं, एक काम करते हैं, एफ को हल्का सा ऊपर रखते हैं क्योंकि नीचे पॉसिबिलिटी बनेगी तो उसको भी बना लेंगे। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बोल रहा है एफ और डी के बीच में, ठीक है, एफ और डी के बीच में 30 है। इसका मतलब सर डी यहां पर भी हो सकता है और डी यहां पर भी हो सकता है, लेकिन जहां पर भी होगा उसके बीच में 30 सेंटीमॉर्गन की कितना? 30 सेंटीमॉर्गन होगा। अगर यहां हुआ तो भी कितना होगा? 30 सेंटीमॉर्गन होगा। ठीक है। चलिए फिर आता है डी और ए। डी और ए, चलिए डी और ए कितना दे रहा है? 10%। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर डी को यहां रखता तो क्या डी और ए कभी 10 सेंटीमॉर्गन आता? क्या नहीं आता। और नहीं आता है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी अपने आप क्या हो जाती है सर? खत्म हो जाती है। ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो अब डी जो है वो यहीं प्रेजेंट होगा, तभी तो दोनों के बीच में 10 सेंटीमॉर्गन आ रहा है। ठीक है। अब आगे डी और ई के बीच में 8 है। डी और ई के बीच में 8 है, इसका मतलब सर ई जो है वो या तो यहां होगा या यहां होगा, और दूरी जो है वो 8 होगी इधर भी, और इधर भी कितनी होगी? 8। फिर बोल रहा है डी और ई के बीच में 8 है। हाँ ठीक है, बना दिया हमने। ए और ई के बीच में 18 है। ए और ई के बीच में सपोज करिए बेटा मैं ई को यहां रखता हूं, तो ये टोटल दूरी 10 है, उसमें से ये 8 हो गई, तो बची कितनी? 2। जबकि यहां पे 2 आ रही है। क्या नहीं आ रही है सर? यहां पे तो 18 आ रही है। तो अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो कभी पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ई यहां पर नहीं है। ई यहां पर नहीं है तो कहां है सर? ई यहीं होगा, क्योंकि यहां होगा तभी तो 8 ये और 10 ये टोटल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये टोटल हमने प्रेजेंट कर दिया। अब बोला क्या है कि ई और एफ के मध्य दूरी होगी। ई कहां है हमारा? यहां है। एफ कहां है? यहां है। ये टोटल दूरी कितनी है सर? ये जो टोटल दूरी है ये 30 है। उस 30 में से ये कितनी है बेटा? सर ये 10 है, तो ये 18 में से 10 गई तो ये 8 होगी। तो 30 में से हमें क्या घटा लेनी है? 8 को घटा लेना है। तो बचे कितने? 22। तो ए ई और एफ के बीच में जो दूरी होगी वो होगी 22 सेंटीमॉर्गन। देखो देखें आया कि नहीं आया? आया क्या? कर लोगे ऐसे सवाल? हाँ सर कर लेंगे। चलिए एक और सवाल देते हैं। फिर ये एक और सवाल दे दिया। बोल रहा है बेटा कि ऐसा पादप है, इसकी क्रॉस इसके साथ करवाई है। तो F1 पीढ़ी में आपको ये वाला मिला है, इसकी टेस्ट क्रॉस करवाई तो आपको रेशियो दे दिया है। कुल मिला के आपको इससे ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है, आपको तो सीधा मेन काम की बात जो है वो है टेस्ट क्रॉस का रेशियो, है ना। बोल रहा है कि दोनों जीन के मध्य दूरी ज्ञात करो। दोनों जीन के मध्य दूरी ज्ञात। अगर ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1 आता तो मैं बोलता मैं ज्ञात नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उस समय फिर जीन जो है वो अलग अलग गुणसूत्र पे होगी। लेकिन क्या 1:1:1:1 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक चीज तो श्योर है, क्या कि जीन जो है वो कहां पे प्रेजेंट है? एक ही गुणसूत्र पे। ठीक है। तो सबसे पहली बात एक चीज श्योर है, क्या? एक चीज श्योर है कि जीन जो है यानी जो आर वाली जीन और वाई वाली जीन है वो एक ही गुणसूत्र पे है। अब मुझे दूरी निकालनी है, तो सर दूरी मैं तभी निकाल सकता हूं जब मुझे पता हो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या कि नए लक्षण अपॉन टोटल लक्षण इंटू 100। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि टेस्ट क्रॉस में
ये लक्षण और ये लक्षण जनकीय होते हैं, और ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं ये लक्षण कौन से होंगे सर? ये लक्षण होंगे, अरे यार ये लक्षण कैसे होंगे सर? ये जो लक्षण होंगे ये होंगे नए। तो नए लक्षण कितने हैं सर? नए लक्षण जो है नए अपॉन टोटल इंटू 100। नए लक्षण कितने हैं? 10 और 10 20 अपॉन टोटल कितना है? 100 और 100 200, 200 और 20 कितने हो गए? 220। तो 220 इंटू कितना? 100। कटेगा क्या? हाँ कटेगा। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ सर 11 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कितना? 100/11, और ये आता है 9.99%। इसका मतलब इन दोनों जीन के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी सर R वाली जीन और Y वाली की जीन के बीच में दूरी जो होगी वो होगी 9.99 सेंटीमोर्गन, या राउंड ऑफ करें तो हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमोर्गन। बोलो आया कि नहीं आया? ये वाली बातें समझ में आई क्या आपको? हाँ सर, ठीक है, समझ में आई क्या? तो यहां से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जीन अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा उनके बीच में दूरी पूछी जा सकती है, तीसरा मान लो ऐसे दे करके इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से वो मैंने लगभग करवा दिए हैं। आपको जो भी क्वेश्चन मिले उसको अब आप घर जाके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बोलो हाँ सर, ये सारे के सारे सर मुझे समझ में आ गए, सारे के सारे समझ में आ गए। चलिए भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था सर आपने? मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था बेटा कि इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले आनुवांशिक विज्ञान क्या होता है और उससे रिलेटेड सारी बातें, दूसरे में मैंने मेंडल के बारे में बताया, तीसरे मेंडल के अपवाद के बारे में, और चौथा वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत बताया। तो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत अब कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है क्या? वो बचता है बेटा मानव वंशागति। मानव वंशागति पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है लिंग निर्धारण, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? तो अगले लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के बारे में, और लिंग निर्धारण खत्म करने के बाद हम मानव जेनेटिक्स जो मानव अनुवांशिकी है उसको लास्ट टॉपिक में कंप्लीट करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अभी तक अगर आपने ये जो चैप्टर है इसको ढंग से देखा होगा तो आपसे लगभग सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से देखना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा?